हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। आरसीसी डिजाइन के 66 लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं स्टेप्स टू डिजाइन सिंगली रेनफोर्स्ड बीम के बारे में। इस लेक्चर में देखेंगे कि आप सिंगली रेनफोर्स्ड बीम को लिमिट स्टेट मेथड में कैसे डिजाइन कर सकते हो, उसके लिए कौन से फॉर्मूलेज यूज होते हैं, कौन से स्टेप्स होते हैं। स्टेप बाय स्टेप हम जो है सब कुछ डिस्कस करेंगे डिटेल में। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए इस लेक्चर को शुरू करते हैं और डिटेल में डिस्कस करते हैं इस टॉपिक के बारे में। स्टेप्स टू डिजाइन ऑफ सिंगली रेनफोर्स्ड बीम। लिमिट स्टेट मेथड में आप सिंगली रेनफोर्स्ड बीम को कैसे डिजाइन कर सकते हो, उसके लिए कौन से फॉर्मूले होते हैं, कौन से डिजाइन स्टेप्स होते हैं, सबके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में। शुरू करते हैं स्टेप नंबर 1 से। अज्यूम डायमेंशंस ऑफ द बीम। सबसे पहले हमें जो है अपने बीम की डायमेंशंस को अज्यूम करना होता है। हमें जो है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में क्लियर स्पैन हमारे बीम का जो है उसकी वैल्यू गिवन होती है। उस क्लियर स्पैन की वैल्यू से हम जहां पर जो है अपनी डायमेंशंस को अज्यूम कर सकते हैं। सबसे पहले हम जो है इफेक्टिव डेप्थ की जो हमारी वैल्यू है उसे अज्यूम करेंगे। इफेक्टिव डेप्थ आप कैसे फाइंड कर सकते हो, यहां पर फॉर्मूला है स्पैन बाय 10 टू स्पैन बाय 8, यानी कि जो हमें क्लियर स्पैन की वैल्यू प्रोवाइडेड होती है उसे यहां पर हम 10 से डिवाइड करेंगे, फिर 8 से डिवाइड करेंगे। यहां पर हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी और मिनिमम वैल्यू आ जाएगी। इस मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू में से किसी भी वैल्यू को आप जो है इफेक्टिव डेप्थ अज्यूम कर सकते हो। इफेक्टिव डेप्थ क्या होती है, हमारे बीम के टॉप एज से लेकर हमारी जो टेंशन एनफोर्समेंट होती है उसके सेंटर तक का डिस्टेंस होता है, उसे हम इफेक्टिव डेप्थ कहते हैं और उसे जो है हम यहाँ पर स्मॉल डी के साथ डिनोट करते हैं। नेक्स्ट है इफेक्टिव कवर। इफेक्टिव कवर क्या होता है, हमारी जो टेंशन स्टील होती है उसके सेंटर से लेकर बॉटम एज तक का डिस्टेंस होता है, उसे हम इफेक्टिव कवर कहते हैं। इफेक्टिव कवर को आप यहाँ पर जो है 40 mm या फिर 50 mm यानी कि 50 mm यहाँ पर अज्यूम कर सकते हो। उसके बाद हम यहाँ पर ओवरऑल डेप्थ फाइंड करेंगे। ओवरऑल डेप्थ क्या होती है, इसे हम कैपिटल डी के साथ डिनोट करते हैं। टॉप एज से लेकर हमारे बीम की बॉटम एज तक का जो डिस्टेंस होता है उसे हम ओवरऑल डेप्थ कहते हैं। हम जो है इफेक्टिव डेप्थ में प्लस करेंगे इफेक्टिव कवर को, तो हमारे पास ओवरऑल डेप्थ आ जाएगी। ओवरऑल डेप्थ आने के बाद यहाँ पर हम जो है बीम की विड्थ जो है वो फाइंड कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे, उसके लिए फॉर्मूला है d/2 2/3 इंटू डी। यहाँ पर हमारे पास मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू आ जाएगी। इस मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू में से आप जो है कोई भी वैल्यू को जो है विड्थ ऑफ दी बीम आप जो है यहाँ पर एज्यूम कर सकते हो। स्टेप नंबर 2, कैलकुलेट द इफेक्टिव स्पैन। इफेक्टिव स्पैन को हम जो है यहाँ पर स्मॉल एल के साथ डिनोट करते हैं। ये एल लिखा हुआ है। इफेक्टिव स्पैन क्या होता है और क्लियर स्पैन क्या होता है, जहां पर आप बीम देख पा रहे होंगे, एक जे बीम हमारा 2 स्पोर्ट के ऊपर रेस्ट कर रहा है। इन स्पोर्ट के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसे क्लियर स्पैन कहते हैं और स्पोर्ट के सेंटर से लेकर दूसरी स्पोर्ट के सेंटर तक का जो डिस्टेंस होता है उसे इफेक्टिव स्पैन कहते हैं। जहां पर हम इफेक्टिव स्पैन को कैलकुलेट करेंगे वो कैसे कर सकते हो, इफेक्टिव स्पैन हम उसे जो है मीटर में यहां पर कैलकुलेट करते हैं। ओ बीम विल बी लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग। हमारे पास यहाँ पर इफेक्टिव स्पैन फाइंड करने के लिए 2 केस हैं। इन दोनों केस की वैल्यू में से जिसकी वैल्यू कम होगी वो हमारा इफेक्टिव स्पैन होगा। फर्स्ट केस है डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ स्पोर्ट। हमारी एक स्पोर्ट के सेंटर से दूसरी स्पोर्ट के सेंटर के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो यहाँ पर हम नोट कर लेंगे। दूसरे नंबर पर है क्लियर स्पैन प्लस इफेक्टिव डेप्थ। जो हमने इफेक्टिव डेप्थ स्टेप नंबर 1 में ज्यूम की है, फाइंड की है, उसे प्लस करेंगे क्लियर स्पैन में जो हमें ऑलरेडी गिवन है इस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में। तो यहाँ पर हमारे पास वैल्यू आ जाएगी दूसरे केस में। दोनों वैल्यू में से जो हमारे पास यहाँ पर कम वैल्यू होगी वो हमारा इफेक्टिव स्पैन होगा। और यहाँ पर जो स्पोर्ट है हमारी उसकी विड्थ आप जो है 500 या फिर 300 mm जहां पर एज्यूम कर सकते हो। जे हमें न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में गिवन नहीं होती है, जो आपको खुद से एज्यूम करनी होती है। नेक्स्ट है स्टेप नंबर 3, कैलकुलेट फैक्टर डिजाइन लोड, जिसे हम WU के साथ डिनोट करते हैं। इसके लिए सबसे पहले हमें सेल्फ वेट ऑफ द बीम फाइंड करना होता है। उसके लिए फॉर्मूला है B इंटू डी इंटू एल इंटू 25,000। यहाँ पर 25,000 क्या है, जे हमारे RCC की डेंसिटी होती है, तो यहाँ पर हम उसे इंटू करेंगे L से। L यहाँ पर क्या है, जहाँ स्मॉल l है हमारे पास इफेक्टिव स्पैन ऑफ द बीम जो अभी स्टेप नंबर 2 में फाइंड किया, और D है इफेक्टिव डेप्थ और B है हमारे पास विड्थ ऑफ द बीम। जहां पर इसे कैलकुलेट करके सेल्फ वेट आप फाइंड कर सकते हो। सुपर इम्पोज लोड हमें गिवन होता है हमारी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में, तो यहां पर आप जो है टोटल डेड लोड कैसे फाइंड कर सकते हो, यानी कि DL आप फाइंड करोगे। सेल्फ वेट प्लस सुपर इम्पोज लोड को अगर प्लस करोगे तो डेड लोड हमारे पास मिल जाएगा यहाँ पर, यानी कि DL की वैल्यू मिल जाएगी। उसके बाद लाइव लोड यानी कि LL की वैल्यू हमारे पास गिवन होती है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में। तो इसे फाइंड करने के बाद फैक्टर डिजाइन लोड फाइंड कर सकते हैं, यानी कि WU की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। उसके लिए फॉर्मूला है 1.5
DL प्लस LL, जहां पर DL की वैल्यू ऑलरेडी कैलकुलेट की है हमने, जहां पर LL की वैल्यू गिवन है, और 1.5 क्या है, ये फैक्टर ऑफ सेफ्टी है हमारी लोड के लिए। इसके बाद है स्टेप नंबर 4, कैलकुलेट मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट। अभी हमें जो है यहाँ पर मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट फाइंड करना है। हमारे लिए यहाँ पर सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट का फॉर्मूला होता है WU_L² डिवाइडेड बाय 8। इससे हम जो है मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट फाइंड कर सकते हैं अपने बीम के लिए। स्टेप नंबर 5 है हमारे पास इक्वेट MU = MU लिमिट। MU यहाँ पर हमारे पास क्या है, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट है, अभी जो हमने स्टेप नंबर 4 में कैलकुलेट किया। और MU क्या है, ये हमारी लिमिट होती है मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट की। और इसके लिए जो हमारा फॉर्मूला होता है वो अलग अलग होता है अलग अलग स्टील ग्रेड के लिए। MU लिमिट का फॉर्मूला हमारे पास 250 स्टील ग्रेड के लिए होगा 0.148 FCK BD²। यहाँ पर FCK क्या है, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ द कंक्रीट, और B है विड्थ ऑफ द बीम, और D है इफेक्टिव डेप्थ ऑफ द बीम। इसी तरह FE 415 के लिए हमारे पास ये फॉर्मूला है, FE 500 के लिए ये हमारे पास फॉर्मूला है। तो यहाँ पर MU की वैल्यू हमने स्टेप नंबर 4 में कैलकुलेट की है। तो यहाँ पर हम जो है इन दोनों को जो है यहाँ पर इक्वेट कर लेंगे। इस इक्वेशन में हम D की वैल्यू फाइंड करेंगे, यानी कि D के लिए इस इक्वेशन को यहाँ पर हम सोल्व करेंगे। यहाँ पर जो हमें D की वैल्यू मिलेगी उसे हम जो है कंपेयर करेंगे हमारी एज्यूम डेप्थ के साथ। जो हमने इफेक्टिव डेप्थ स्टेप नंबर 1 में एज्यूम की थी उसकी वैल्यू यहाँ पर जो हमने D फाइंड की है उसकी वैल्यू के साथ यहाँ पर कंपेयर करेंगे। फर्स्ट केस में क्या है, इफ कैलकुलेटेड D, यानी कि जहां पर जो कैलकुलेट की है D इज लेस देन और इक्वल एज्यूम D, जो हमने एज्यूम की थी D उससे लेस देन है, हेंस ओके, तब हम जो है नेक्स्ट स्टेप की ओर बढ़ सकते हैं। अदरवाइज सेकंड केस में क्या है, इफ कैलकुलेटेड D, यानी कि J वाली D जो है वो ग्रेटर देन है एज्यूम D, यानी कि फर्स्ट स्टेप में जो D कैलकुलेट की थी उससे ज्यादा है इसकी वैल्यू। देन रीडिजाइन सेक्शन फ्रॉम स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 1 से हम फिर से जो है अपने सेक्शन को यहाँ पर एज्यूम करेंगे। इस बार जो है हम जो है D की वैल्यू थोड़ी सी ज्यादा लेकर जो है रीडिजाइन करेंगे। नेक्स्ट है स्टेप नंबर 6, कैलकुलेट एरिया ऑफ टेंशन स्टील AST। सिंगली रेनफोर्स बीम में हम टेंशन में ही सिर्फ जो है अपनी रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं, तो टेंशन स्टील के लिए कितना जो हमारा एरिया होना चाहिए वो यहाँ पर हम फाइंड करेंगे। उसे हम AST के साथ डिनोट करते हैं। उसका फॉर्मूला है 0.36 FCK BXU max डिवाइडेड बाय 0.87 FY। यहाँ पर XU max की वैल्यू क्या है, ये है मैक्सिमम डेप्थ ऑफ द न्यूट्रल एक्सिस, और इसकी वैल्यू अलग अलग स्टील ग्रेड के लिए अलग अलग होती है। जैसे यहाँ पर 250 स्टील ग्रेड के लिए हमारे पास XU max की वैल्यू होगी 0.53 D। यहाँ पर इफेक्टिव डेप्थ यानी कि D की वैल्यू वो वैल्यू हम यहाँ पर कंसीडर करेंगे जो स्टेप नंबर 1 में हमने कैलकुलेट की थी, और आगे भी उसी वैल्यू को हम यहाँ पर कंसीडर करने वाले हैं। अलग अलग रेट के लिए यहाँ पर XU max का फॉर्मूला दिया हुआ है, और यहाँ पर FCK है हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ द कंक्रीट। आपको पता है कि M20 के लिए जैसे 20 न्यूटन पर mm² हमारी वैल्यू होती है जो कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ द कंक्रीट होती है, ऐसे अलग अलग रेट के लिए ऐसे वैल्यू होती है। तो B है हमारे पास विड्थ ऑफ द बीम, और यहाँ पर FY है कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ द स्टील। जहां पर आगे बढ़ने से पहले बता दूं कि जहां पर जो भी फॉर्मूले हम डिस्कस कर रहे हैं, जो भी कंसेप्ट यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं, उसके ऊपर ऑलरेडी हमने जो है अपने प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस किया हुआ है। आप जो है किसी भी कंसेप्ट का नाम लिखकर हमारे चैनल का नाम लिखेंगे सिविल टेकमेट साथ में, तो आपको जो है हमारा लेक्चर जो है यूट्यूब पर मिल जाएगा। अदरवाइज आप जो है डिस्क्रिप्शन में हमारी RCC की प्लेलिस्ट चेक करके भी हर कंसेप्ट को जो है डिटेल में डिस्कस कर सकते हो, समझ सकते हो। अभी बढ़ते हैं नेक्स्ट, सिलेक्ट सुटेबल डायमीटर ऑफ बार्स एंड कैलकुलेट नंबर ऑफ रिक्वायर्ड बार्स। यहाँ पर जो है टेंशन इन्फोर्समेंट के लिए हमें जो है डायमीटर ज्यूम करना होता है हमारे बार के लिए, और जो है नंबर ऑफ रिक्वायर्ड बार यहाँ पर हमें जो है कैलकुलेट करने होते हैं अकॉर्डिंग टू दी एरिया ऑफ टेंशन स्टील के। सबसे पहले हम जो है टेंशन स्टील के लिए टेंशन बार के लिए अपना डायामीटर जो है यहाँ पर ज्यूम कर लेंगे। हम जो है कोई भी डायामीटर यहाँ पर ज्यूम कर सकते हैं। मोस्टली हम जो है 16 mm या फिर 20 mm जहाँ पर डाया ज्यूम करते हैं, लेकिन ये कोई जरूरी नहीं है, आप अपने अकॉर्डिंगली भी जो है ज्यूम कर सकते हो। अज्यूम करने के बाद हम जो है एरिया ऑफ वन बार यहाँ पर फाइंड करेंगे। उसके लिए फॉर्मूला है, सिंपल सर्कल के एरिया का फॉर्मूला है π/4 इंटू डायमीटर ऑफ बार स्क्वायर। यहाँ पर एक बार का एरिया हमें मिल जाएगा। नंबर ऑफ रिक्वायर्ड बार, जितने यहाँ पर हमें बार प्रोवाइड करने हैं वो फाइंड करेंगे। AST की वैल्यू जो फाइंड की है अभी स्टेप में, उसे डिवाइड कर देंगे एरिया ऑफ वन बार से, तो यहाँ पर हमारे पास नंबर ऑफ रिक्वायर्ड बार आ जाएंगे। अगर आपके पास वैल्यू यहाँ पर जो है मोस्टली पॉइंट में आएगी, अगर मान लीजिए कि आपकी वैल्यू 4.7 आ गई तो आप जो है उसे राउंड फिगर कर लेना। नेक्स्ट
अपनी वैल्यू के, यानी कि 4.7 वैल्यू आने के बाद जहां पर आप जो है उसे 5 कर लोगे, यानी कि आप जो है जहां पर 5 बार प्रोवाइड करोगे इस बीम में, तो उस जहां पर अगर आपने जो है अपनी वैल्यू को इंक्रीज किया है, इसका मतलब आपका एरिया ऑफ टेंसाइल रिइंफोर्समेंट का जो है वो भी इंक्रीज हो गया है। तो आपको फिर से एक्चुअल एएसटी प्रोवाइडेड यानी कि एरिया ऑफ टेंसाइल रिइंफोर्समेंट जो है वो यहाँ पर कैलकुलेट करना होगा। वो कैसे करेंगे, नंबर ऑफ बार जितने आपने बार प्रोवाइड किए इनटू एरिया ऑफ वन बार जो यहाँ पर कैलकुलेट किया था, इससे इनटू करेंगे तो आपके पास एक्चुअल एएसटी प्रोवाइडेड की वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट स्टेप नंबर 7, चेक मिनिमम एंड मैक्सिमम रेनफोर्समेंट। जहां पर हम जो है अपने बीम के लिए मिनिमम और मैक्सिमम रेनफोर्समेंट जो है फाइंड करने वाले हैं। सबसे पहले हम देखेंगे मिनिमम एरिया ऑफ स्टील रिक्वायर्ड। इस बीम में हमारे जो है मिनिमम एरिया ऑफ स्टील कितना चाहिए, यानी कि कम से कम हमारी एएसटी की वैल्यू कितनी होनी ही चाहिए, वो फाइंड करेंगे। मिनिमम एरिया ऑफ स्टील रिक्वायर्ड को एएस के साथ डिनोट करते हैं और इसका जो फॉर्मूला है 0.85 बीडी डिवाइडेड बाय एफवाई है। बी है विड्थ ऑफ द बीम, डी है इफेक्टिव डेप्थ और एफवाई है कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ द स्टील। यहाँ पर एएस की वैल्यू जो हमारी आ जाएगी, तो यहाँ पर एएसटी की वैल्यू जो हमने अभी फाइंड की थी ऊपर, एएसटी की वैल्यू हमारी जो है इस वैल्यू से ग्रेटर होनी चाहिए, यानी कि मिनिमम रेनफोर्समेंट से हमारी जो है प्रोवाइडेड रेनफोर्समेंट ज्यादा होनी चाहिए, अदरवाइज वो कम होती है। तो यहाँ पर हमें जो है फिर से अपनी जो है रेनफोर्समेंट को यहाँ पर डिजाइन करना होगा, फिर से अपने डाया को जो है बढ़ाकर जो है यहाँ पर रिज्यूम करके एएसटी को कैलकुलेट करना होगा। इसके बाद हम मैक्सिमम एरिया ऑफ स्टील रिक्वायर्ड यहाँ पर फाइंड करेंगे कि मैक्सिमम टू मैक्सिमम हम अपने बीम में कितनी स्टील प्रोवाइड कर सकते हैं, वो फाइंड करेंगे। उसके लिए फॉर्मूला है 0.04 BD, जहां पर D है कैपिटल यानी कि ओवरऑल डेप्थ यहाँ पर लेंगे और B है विड्थ ऑफ द बीम। जहां पर जो वैल्यू आएगी उस वैल्यू से एएसटी यानी कि जो हमने एएसटी प्रोवाइड किया उसकी वैल्यू कम होनी चाहिए, अगर ज्यादा होगी तो फिर से हम जो है लास्ट स्टेप को रिवाइज करेंगे, उसमें जो डाया है लिया है हमने जो है उसकी वैल्यू कम लेंगे, फिर से इस स्टेप को जो हम जो है रिपीट करेंगे। अदरवाइज मैक्सिमम टाइम जो है, जो मैक्सिमम एरिया बहुत ही ज्यादा होता है तो यहाँ पर कोई प्रॉब्लम तो नहीं आती है हमें। नेक्स्ट स्टेप नंबर 8, हॉरिजॉन्टल स्पेसिंग बिटवीन एडजेंट बार्स। जहां पर हम जो है हॉरिजॉन्टल स्पेसिंग फाइंड करने वाले हैं, जहां पर हम जो है एक लेयर प्रोवाइड कर रहे हैं हमारे रिइंफोर्समेंट बार्स की, तो यहाँ पर हम जो है सिर्फ हॉरिजॉन्टल यानी कि इन दोनों बार्स के बीच का डिस्टेंस ही फाइंड करेंगे। अगर यहाँ पर 2 लेयर में हम जो है प्रोवाइड करते हैं अपने रिइंफोर्समेंट बार को, तो यहाँ पर हमें वर्टिकल डिस्टेंस भी जो है फाइंड करना पड़ता, लेकिन अभी के समय में हम हॉरिजॉन्टल स्पेसिंग ही फाइंड करेंगे और मोस्ट ऑफ द टाइम जो है हम सिंगल लेयर में ही रिइंफोर्समेंट बार प्रोवाइड करते हैं अपने सिंगली रिइंफोर्स बीम में। जो है डबल लेयर में हम जो है बहुत ही रेयर ही प्रोवाइड करते हैं। तो यहाँ पर हम जो है हॉरिजॉन्टल स्पेसिंग फाइंड करेंगे। उसके लिए फॉर्मूला क्या है, बी यानी कि विड्थ ऑफ द बीम माइनस 2 इंटू इफेक्टिव कवर। जो हमारा इफेक्टिव कवर है, यहाँ पर इफेक्टिव कवर क्या होता है ऑलरेडी बताया, हमारे टेंशन स्टील के जहाँ पर सेंटर से लेकर बॉटम एज तक का डिस्टेंस माइनस टोटल बार्स -1। जो टोटल बार हमने प्रोवाइड किए लास्ट स्टेप में उसमें एक बार माइनस करेंगे, इनटू डाया ऑफ द बार हम करेंगे डिवाइडेड बाय टोटल बार्स -1 करेंगे। यहाँ पर हम जो है -1 क्यों कर रहे हैं टोटल बार में से, क्योंकि इफेक्टिव कवर में यानी कि हम इस तरह को डिस्टेंस ले रहे हैं, तो सेंटर से लेकर जो हमारा जो है साइड यहाँ पर देखेंगे साइड एज है वहां तक का डिस्टेंस जो है उसमें आधा इधर की साइड से हमारा बार कवर हो गया, आधा इधर की साइड से कवर हो गया। तो यहाँ पर एक बार तो हमारा ऑलरेडी इफेक्टिव कवर में ही जो है कवर कर लिया है हमने, इसलिए हम यहाँ पर -1 बार कर रहे हैं। ऐसे आप जो है यहाँ पर हॉरिजॉन्टल स्पेसिंग फाइंड कर सकते हो इस फॉर्मूले से। लेकिन ये हॉरिजॉन्टल स्पेसिंग फाइंड करने के बाद यानी कि ये वैल्यू फाइंड करने के बाद आप जो है इन वैल्यू को कंपेयर करोगे किसके साथ, इट शुड बी मोर देन फॉलोइंग। यहाँ पर जो है लार्जेस्ट डायामीटर ऑफ प्रोवाइडेड बार, जो हमने बार प्रोवाइड किए हैं उसका जो डाया है, अगर हमारे जो डाया अलग अलग है तो उसमें लार्जेस्ट जो बार का डाया है उसे हम जहां पर नोट करेंगे फर्स्ट केस में। सेकंड केस में नॉमिनल साइज ऑफ एग्रीगेट प्लस 5 mm, यानी कि जो हम एग्रीगेट प्रोवाइड कर रहे हैं ज़्यादातर हम 20 mm के एग्रीगेट प्रोवाइड करते हैं, प्लस 5 mm करेंगे तो यहाँ पर 25 mm वैल्यू आ गई सेकंड केस में। इन दो वैल्यू में से जो अभी हमने जो है केस नंबर 1 और सेकंड में हमने यहाँ पर कैलकुलेट की है, उस वैल्यू से जे हमारी हॉरिजॉन्टल स्पेसिंग की वैल्यू जो है ज़्यादा होनी चाहिए। अदरवाइज जो वैल्यू हमारी इन दोनों में से ज़्यादा होगी तो उसे हम जो है यहाँ पर कंसीडर कर लेंगे हमारी हॉरिजॉन्टल स्पेसिंग। नेक्स्ट स्टेप नंबर 9, चेक फॉर शेयर एंड डिजाइन शेयर एनफोर्समेंट। इसके ऊपर ऑलरेडी हमने जो है लेक्चर नंबर 58 में डिस्कस कर लिया है। मैंने आपको जो है डिटेल में शेयर और डिजाइन शेयर एनफोर्समेंट के डिजाइन स्टेप्स के बारे में बताया है और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के साथ भी समझाया है। आप जो है इसके बारे में जो है 58 लेक्चर में डिटेल में समझ सकते हो।
इसके बाद हम जो है स्टेप नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। चेक फॉर डेवलपमेंट लेंथ। डेवलपमेंट लेंथ को LD के साथ डिनोट करते हैं। उसका फॉर्मूला यहाँ पर होता है डाया सिग्मा S डिवाइडेड बाई 4 टाउ BD। उसे हम सिंप्लीफाई करते हैं लिमिट स्टेट के अकॉर्डिंगली। तो यहाँ पर स्ट्रेस हमारी होते हैं, यानी कि टेंसाइल स्ट्रेस होगा यहाँ पर 0.87 FY और डाया ऐसे ही रहेगा और डिवाइडेड बाई 4 टाउ BD आ जाएगा। ये फॉर्मूला आपको जो है हमारे IS कोड में भी मिल जाएगा 456/2000 में क्लाउज नंबर 26.2.1 पेज नंबर 42 पर, जहां पर जैसे ऑलरेडी बताया है कि फाई है हमारा डायमीटर ऑफ द प्रोवाइडेड बार, FY है कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ द बार, टाउ BD है डिजाइन बॉन्ड स्ट्रेस। डिजाइन बॉन्ड स्ट्रेस को आप कैसे फाइंड कर सकते हो, जहां पर हमारे पास एक टेबल है डिजाइन बॉन्ड स्ट्रेस फॉर प्लेन बार्स इन टेंशन। हम जो है हमारे सिंगली रेनफोर्स बीम में टेंशन में ही स्टील प्रोवाइड करते हैं, तो टेंशन के लिए ही बॉन्ड स्ट्रेस फाइंड करेंगे। जहां पर ग्रेड ऑफ द कंक्रीट है हमारे पास, जिस ग्रेड से हम जो है अपने बीम को डिजाइन कर रहे हैं, जो ग्रेड मैक्सिमम टाइम जो है हमें गिवन भी होता है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में, अदरवाइज हम जो है M20 के साथ ही डिजाइन कर लेते हैं। जो ग्रेड हमने जो है यहाँ पर चूज किया है उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पर नीचे वैल्यू को आप देख सकते हो। टाउ BD की वैल्यू न्यूटन पर mm स्क्वायर में दी गई है, उस वैल्यू को कंसीडर कर लेंगे। फॉर डिफॉर्म्ड बार्स टाउ BD वैल्यू इज 60% ग्रेटर देन प्लेन बार्स। जे वैल्यू जो है वो प्लेन बार्स के लिए है, लेकिन अभी के समय में हम जो है यहाँ पर HYSD बार्स का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि ऐसे बार जो कि डिफॉर्म्ड बार होते हैं जिसके ऊपर जो है ग्रिप बनी होती है, तो उसके लिए जे वैल्यू 60% इंक्रीज हो जाएगी। तो वो हम कैसे करेंगे, टाउ BD फॉर डिफॉर्म्ड बार 1.6 इंटू टाउ BD वैल्यू फॉर प्लेन बार, जो हमें यहाँ पर वैल्यू मिली उसे हम जो 1.6 से इंटू करेंगे तो हमारी 60% वैल्यू जो इंक्रीज हो जाएगी और उसे ही हम टाउ BD की वैल्यू कंसीडर करेंगे यहाँ पर। एज पर कोड प्रोवाइडेड बार्स आर एक्सटेंड बियॉन्ड इनर फेस ऑफ स्पोर्ट बाय डिस्टेंस नॉट लेस देन LD/3। जैसे हमारे कोड के अकॉर्डिंगली यहाँ पर अगर देखें तो हमारे जो बार है, जो टेंशन बार है, वो जो है हमारे इनर फेस ऑफ स्पोर्ट, यानी कि जो स्पोर्ट है इसका जो इनर फेस है उस इनर फेस से जो है एक्सटेंड करनी होती है हमें कितनी, LD/3, यानी कि डेवलपमेंट लेंथ का जो तीसरा भाग होगा, तीसरा पार्ट होगा, तो उस वैल्यू से ज्यादा हमें यहाँ पर जो है एक्सटेंड करना होता है अपने टेंसाइल बार को, उससे कम नहीं करना होता है। इसलिए हम देखेंगे कि हमारे पास यहाँ पर स्पोर्ट का डिस्टेंस कितना है। अवेलेबल इनर फेस ऑफ स्पोर्ट, इनर फेस से हमारे स्पोर्ट के हमारे एंड तक जो है एंड एज तक कितना डिस्टेंस है वो फाइंड करते हैं। उसके लिए फॉर्मूला है विड्थ ऑफ द स्पोर्ट माइनस एंड कवर। एंड कवर हम जो है 20 mm प्रोवाइड करते हैं। एंड कवर क्या होता है, जहां पर आप जो है यहाँ पर इस बार के और यहाँ पर एज के बीच का जो डिस्टेंस देख पा रहे होंगे, जो एंड कवर होता है, इसे 20 mm हम जनरली कंसीडर करते हैं। तो यहाँ पर तो हम बार प्रोवाइड करने नहीं वाले हैं, इसलिए विड्थ ऑफ द स्पोर्ट में से माइनस कर देंगे इस एंड कवर को और देखेंगे कि ये डिस्टेंस जो हमारा है, ये हमारा डिस्टेंस जो है इस वैल्यू से ज्यादा है। इस वैल्यू को हम जहां पर कंपेयर करेंगे LD/3 की वैल्यू से, यानी कि LD/3 वैल्यू हम तभी यहां पर इनर फेस से प्रोवाइड कर पाएंगे अगर हमारे पास यहाँ पर स्पेस होगी प्रोवाइड करने के लिए। अगर हमारे पास स्पेस ही यहाँ पर जो हमारी स्पोर्ट की कम है इससे, तो हम कैसे LD/3 का डिस्टेंस यहाँ पर एक्स्ट्रा प्रोवाइड कर देंगे। जहां पर दो केस है। फर्स्ट केस है इफ अवेलेबल इनर स्पेस ऑफ स्पोर्ट ग्रेटर देन LD/3, अगर हमारी वैल्यू जो है इनर स्पेस हमारा जो अवेलेबल है वो LD/3 की वैल्यू से ज्यादा है, उस केस में हमारी अवैडमेंट लेंथ अवेलेबल फ्रॉम सेंटर ऑफ स्पोर्ट क्या होगी, यानी कि L0 की वैल्यू यहाँ पर क्या होगी। अवैडमेंट लेंथ क्या होती है, अवैडमेंट लेंथ ऐसी लेंथ होती है हमारी रेनफोर्समेंट की जो हमारी जो है ग्रिप बना के रखती है कंक्रीट के साथ हमारी रेनफोर्समेंट की, उसे हम अवैडमेंट लेंथ कहते हैं और उसे L0 के साथ डिनोट करते हैं। L0 हमें कंप्रेसिव आगे जो है कंप्रेसिव रिएक्शन फाइंड करने में मदद करता है। तो L0 की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, विड्थ ऑफ स्पोर्ट डिवाइडेड बाय 2 माइनस एंड कवर, तो यहाँ पर L0 की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। अभी डिस्कस करते हैं सेकंड केस। इफ अवेलेबल इनर स्पेस ऑफ स्पोर्ट लेस देन LD/3, अगर हमारी LD/3 से कम वैल्यू है, अवेलेबल स्पेस हमारा कम है, उस केस में हम क्या करेंगे, देयर इज नीड टू इंक्रीज अवैडमेंट लेंथ। उस केस में हमें जो है अवैडमेंट लेंथ जो है इंक्रीज करनी पड़ेगी अपनी टेंशन इन्फोर्समेंट की। वो कैसे करेंगे, प्रोवाइड एंकरेज। यहाँ पर हम जो है एंकरेज हुक प्रोवाइड करेंगे। हम जो है ज़्यादातर 90 डिग्री बैंड प्रोवाइड करते हैं विद 4 डाया एक्सटेंशन, यानी कि हम जहाँ पर 90 डिग्री का बैंड प्रोवाइड करते हैं, हुक प्रोवाइड करते हैं, उसमें 4 डाया की एक्स्ट्रा एक्सटेंशन प्रोवाइड करते हैं यहाँ पर। विद इसके साथ ही हमारी यहाँ पर जो है टोटल एंकरेज वैल्यू 12 डाया हो जाती है।
यानी कि 90 डिग्री बैंड की जो हमारे पास एंकरेज वैल्यू होती है वो 8 डाया होती है। 4 डाया का एक्सटेंशन प्रोवाइड करने के बाद यहाँ पर हमारी टोटल एंकरेज वैल्यू 12 डाया हो जाती है। हुक प्रोवाइड करने के बाद हमारे पास एबैंडमेंट लेंथ कितनी होती है, एबैंडमेंट लेंथ अवेलेबल फ्रॉम सेंटर ऑफ सपोर्ट। इसे फाइंड करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला बन जाता है विड्थ ऑफ सपोर्ट डिवाइडेड बाय 2 माइनस एंड कवर माइनस 5 डाया प्लस 12 डाया। अभी आप सोच रहे होंगे कि 5 डाया हम माइनस क्यों कर रहे हैं। यहाँ पर आपको पता है कि हुक जो होती है वो हम जो है एंड में प्रोवाइड करते हैं हमारे रेनफोर्समेंट बार के। तो एंड में अगर देखेंगे तो विड्थ ऑफ द सपोर्ट को जो है अगर हम हाफ देखेंगे, हमारी हाफ सपोर्ट जो है हाफ सपोर्ट में से हम माइनस करते हैं एंड कवर को, क्योंकि एंड कवर में तो हम रेनफोर्समेंट प्रोवाइड नहीं कर सकते ना, तो उसमें माइनस कर रहे हैं 5 डाया को, यानी कि इसके स्ट्रेट डिस्टेंस को, क्योंकि इसका स्ट्रेट डिस्टेंस जो है वो जो है ऑलरेडी 12 डाया में हमने कंसीडर कर लिया है, और 12 डाया को हम जो है यहाँ पर प्लस कर रहे हैं इस पूरी की पूरी जो है वैल्यू में। तो यहाँ पर हमें जो है अलग से स्ट्रेट डाया जो है यहाँ पर कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, जहां पर 2 बारी हम स्ट्रेट डाया कैलकुलेट ना कर लें, इसलिए माइनस करे हैं 5 डाया को। हाफ ऑफ द विड्थ में से अगर हम स्ट्रेट इसकी जो है लेंथ माइनस कर दें, एंड कवर माइनस कर दें, उसके अलावा भी अगर यहाँ पर थोड़ा सा डिस्टेंस बच रहा है हाफ विड्थ में, तो उसे हम जहां पर जो है प्लस कर देंगे 12 डाया से, तो हमारे पास यहाँ पर टोटल एबैंडमेंट लेंथ आ जाएगी सेंटर ऑफ द सपोर्ट से। L0 की वैल्यू फाइंड करने के बाद यहाँ पर हम चेक करेंगे कि हमारी जो स्पेस है वो अवेलेबल है, यानी कि जितनी हम जो है रेनफोर्समेंट प्रोवाइड कर रहे हैं इंक्लूड एंकरेज, तो हमारी वो जो वैल्यू है रेनफोर्समेंट की वो ज़्यादा हो गई है हमारी LD/3 वैल्यू से। नाउ चेक अवेलेबल इन स्पेस ऑफ सपोर्ट विड्थ ऑफ सपोर्ट डिवाइडेड बाय 2 प्लस L0 को हम यहाँ पर जो है इसकी वैल्यू को प्लस करेंगे अभी जो कैलकुलेट की, तो इन दोनों की वैल्यू जो है प्लस करने के बाद ग्रेटर देन LD/3 होनी चाहिए। अगर यहाँ पर फिर से इससे कम होती है तो यहाँ पर हम किसी और हुक को कंसीडर करेंगे ताकि हमारी वैल्यू जो है ज़्यादा हो जाए। नेक्स्ट है स्टेप नंबर 11 चेक कंप्रेसिबल रिएक्शन। यहाँ पर हम जो है कंप्रेसिबल रिएक्शन चेक करेंगे जो हमारे बीम पर एक्ट कर रहे हैं, कि हमारा जो बीम हम डिजाइन कर रहे हैं वो उन कंप्रेसिबल रिएक्शन को अपने ऊपर जो है रेजिस्ट कर पाता है कि नहीं। यहाँ पर LD यानी कि डेवलपमेंट लेंथ की वैल्यू जो है लेस देन या फिर इक्वल होनी चाहिए इस कंप्रेसिबल रिएक्शन की वैल्यू से। तो इसकी जो इसका फॉर्मूला होता है वो 1.3 m1 डिवाइडेड बाई v प्लस L0 होता है। L0 की वैल्यू हमने ऑलरेडी जो है ऊपर स्टेप में कैलकुलेट कर ली है। यहाँ पर v क्या है, v की वैल्यू आप फाइंड कर सकते हो W इंटू L डिवाइडेड बाई 2। W हमने फाइंड किया था ऑलरेडी प्रीवियस स्टेप्स में, L की वैल्यू ऑलरेडी गिवन थी, डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास शेयर फोर्स आ जाएगी, हम उसे V के साथ डिनोट कर रहे हैं। M1 क्या है, मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस बाय प्रोवाइडेड बार, जो हमने इस बीम में बार प्रोवाइड किए हैं उसमें जो है मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस उसके अकॉर्डिंगली हमारा यहाँ कितना है उसे फाइंड करेंगे। उसके लिए फॉर्मूला है 0.87 F/AST1 D माइनस F/AST1 डिवाइडेड बाई FC के B। यहाँ पर AST1 क्या है, जो हमने बार प्रोवाइड किए हैं उसका जो हमारा यहाँ पर एरिया है बार का वो यहाँ पर AST1 है। FY है कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ द स्टील, FCK है हमारा कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ द कंक्रीट, B है विड्थ ऑफ द बीम, और यहाँ पर इसे जो है M1 की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे और यहाँ पर पुट करके हम यहाँ पर जो है कंप्रेसिबल रिएक्शन फाइंड कर लेंगे। नेक्स्ट है स्टेप नंबर 12 चेक फॉर डेप्थ ऑफ बीम फ्रॉम डिफ्लेक्शन। यहाँ पर डिफ्लेक्शन के लिए हम बीम को चेक करेंगे। उसके लिए फर्स्ट स्टेप है परसेंटेज ऑफ स्टील। परसेंटेज ऑफ स्टील यहाँ पर फाइंड करेंगे, उसके लिए फॉर्मूला है 100 AST। यहाँ पर एरिया ऑफ स्टील जो है टेंसाइल स्टील का वो लिखेंगे BD डिवाइडेड बाई BD। यहाँ पर BD क्या है, B है विड्थ ऑफ द बीम, D है इफेक्टिव डेप्थ ऑफ द बीम। परसेंटेज ऑफ स्टील यहाँ पर हम फाइंड कर लेंगे। इसके ऊपर ऑलरेडी हमने एक लेक्चर भी बनाया है, अगर आपको यहाँ पर कोई प्रॉब्लम आती है स्टेप में तो आप वो लेक्चर भी देख सकते हो, उसका जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सेकंड आगे इसका जो है सब स्टेप है स्टील स्ट्रेस ऑफ सर्विस लोड FS की वैल्यू यहाँ पर फाइंड करेंगे। FS की वैल्यू कैसे फाइंड कर सकते हो, उसके लिए फॉर्मूला है 0.58 FY कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ द स्टील और AST रिक्वायर्ड डिवाइडेड बाई AST प्रोवाइडेड। जो हमने सबसे पहले AST जो है कैलकुलेट किया था तो AST रिक्वायर्ड वहां पर हमारे पास आया था, उसकी वैल्यू लिखेंगे। AST प्रोवाइड जो हमने है फिर से बार प्रोवाइड करके दोबारा से एक्चुअल AST प्रोवाइड जो है वो हमने कैलकुलेट किया था, उसकी वैल्यू यहाँ पर लिखेंगे, इसे डिवाइड करेंगे और यहाँ पर इसे सोल्व करेंगे तो FS की वैल्यू आ जाएगी। यहाँ पर थर्ड सब स्टेप में हम जो है कैलकुलेट करेंगे मॉडिफिकेशन वैल्यू KT की वैल्यू फाइंड करेंगे फ्रॉम द ग्राफ। आप जो है मॉडिफिकेशन वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं उसके बारे में जो है डिटेल में समझ सकते हो लेक्चर नंबर 36 में, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। वहाँ पर आपको जो है KT की वैल्यू फाइंड करने के बारे में मैंने जो है डिटेल में आपको एक्सप्लेन किया हुआ है।
उसके बाद है KC की वैल्यू मॉडिफिकेशन फैक्टर फॉर कंप्रेशन रिइंफोर्समेंट, इसकी वैल्यू सिंगली रिइंफोर्स्ड बीम में 1 होती है क्योंकि सिंगली रिइंफोर्स्ड बीम में हम जो है कंप्रेशन रिइंफोर्समेंट नहीं प्रोवाइड करते हैं। KF यानी कि मॉडिफिकेशन या फिर रिडक्शन फैक्टर फॉर फ्लैंज सेक्शन, यहाँ पर इसकी वैल्यू भी 1 होगी क्योंकि अगर हमारा बीम रेक्टेंगुलर होता है उसमें कोई भी फ्लैंज नहीं होता तो यहाँ पर इसकी वैल्यू भी जो है 1 हो जाएगी। फोर्थ सब स्टेप में हम फाइंड करेंगे L/D मैक्स की वैल्यू। वो कैसे फाइंड करेंगे, 20 इंटू KT इंटू KC इंटू KF, जो सभी वैल्यूज हमने जो है लास्ट अभी फाइंड की उनको यहाँ पर 20 से इंटू कर देंगे तो हमारे पास LD/T मैक्स की वैल्यू आ जाएगी। सब स्टेप नंबर 5 में हम फाइंड करेंगे L/D प्रोवाइडेड की वैल्यू। यहाँ पर L है इफेक्टिव स्पैन डिवाइडेड बाय D इफेक्टिव डेप्थ, जो यहाँ पर इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। सब स्टेप नंबर 6 में हम देखेंगे जो हमने L/D प्रोवाइड किया है वो उसकी वैल्यू जो है L/D मैक्स से जो है लेस देन होनी चाहिए, और ये वैल्यू हमेशा जो है लेस देन ही आती है तो इसमें इतना कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद हम स्टेप नंबर 13 यहाँ पर देखते हैं, इफ डेप्थ ऑफ बीम ग्रेटर देन 750 mm, अगर हमारे बीम की जो डेप्थ है वो 750 mm से ज़्यादा है, सो प्रोवाइड साइड रिइंफोर्समेंट अलोंग 2 फेसेस, जो हमारा बीम है उसके फेस यानी कि साइड फेस में हमें जो है यहाँ पर साइड रिइंफोर्समेंट प्रोवाइड करनी पड़ती है। और साइड रिइंफोर्समेंट का एरिया कितना होता है उसके लिए फॉर्मूला है AS = 0.1% ऑफ द वेब एरिया। वेब एरिया क्या होता है, जो हमारे रेक्टेंगुलर बीम का जो एरिया है उसका 0.1% ही यहाँ पर साइड रिइंफोर्समेंट का एरिया होना चाहिए। इसे कैसे फाइंड करेंगे, 0.1 इंटू B इंटू D हमारी कैपिटल है यानी कि ओवरऑल डेप्थ डिवाइडेड बाय 100, यहाँ पर AS की वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद सिंपल है, यहाँ पर आप साइड रिइंफोर्समेंट के लिए डाया ज्यूम कर लोगे जैसे हमने लास्ट किया था। आप जो है साइड रिइंफोर्समेंट के लिए 6 से 8 mm तक का डाया ज्यूम कर सकते हो। एक डाया का आप जो है यहाँ पर एरिया फाइंड कर लोगे, जहाँ पर जो एरिया है उससे डिवाइड कर दोगे तो आपके पास नंबर ऑफ जो है यहाँ पर बार्स आ जाएगा। बार्स आपको हमेशा इवन में लेने हैं यानी कि 2, 4, 6 ऐसे लेने हैं, क्योंकि अगर 2 बार यहाँ पर आए तो एक इस साइड को आप बीम में प्रोवाइड करेंगे और एक दूसरी साइड को यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे। अगर 4 बार आप यहाँ पर कंसीडर कर रहे हैं तो 2 इस साइड को प्रोवाइड करेंगे और 2 इस साइड को फेस में आप प्रोवाइड करेंगे बीम के। और इसकी जो बार की स्पेसिंग होनी चाहिए वो ग्रेटर देन नहीं होनी चाहिए किसके 300 mm। और वेब थिकनेस क्या होती है, रेक्टेंगुलर सेक्शन में जो विड्थ होती है वही वेब थिकनेस होती है। वेब थिकनेस और 300 mm में जिसकी वैल्यू कम होगी उस वैल्यू से हमारी यहाँ पर जो स्पेसिंग नहीं होनी चाहिए इन साइड रिइंफोर्समेंट के बीच में। नेक्स्ट और लास्ट स्टेप है यहाँ पर हमारे पास स्टेप नंबर 14, राइट समरी ऑफ डिजाइन एंड ड्रा ए नीट स्केच। जो आपने अभी डिजाइन कर लिया है बीम को उसकी आप समरी लिखेंगे यानी कि साइज ऑफ द बीम, मेन स्टील कितने प्रोवाइड किए हैं, कितने mm के, कितने डिस्टेंस पर, स्टेप्स के बारे में डिटेल देंगे। जनरल आप डिटेलिंग प्रोवाइड करेंगे। उसके साथ आप जो है एक नीट स्केच यानी कि डायग्राम भी बनाओगे आपके पूरे बीम का, उसके क्रॉस सेक्शन का। मुझे उम्मीद है कि ये लेक्चर आपको समझ आया होगा। अगर आपका इससे कोई क्वेश्चन या फिर क्वेरी है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो, जिसका रिप्लाई करने की मैं कोशिश करूंगा। आरसीसी डिजाइन के सभी प्रीवियस लेक्चर्स को मिलाकर हमने एक प्लेलिस्ट बनाई है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां पर जाकर आप हमारे सभी प्रीवियस लेक्चर्स को भी देख सकते हो। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि आप एक सिंगली रिइंफोर्स्ड बीम को कैसे डिजाइन कर सकते हो इन सभी स्टेप्स का इस्तेमाल करके, यानी कि एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सोल्व करेंगे। तो उस लेक्चर को मिस ना करने के लिए, साथ में और भी सिविल इंजीनियर से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आपको नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलते रहे। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट नए टॉपिक साथ, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ।